जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। दुनिया की हर चीज़ ठोकर लगने के बाद टूट जाती है, कामयाबी ही है जो ठोकर लगने के बाद मिलती है। ना जाने कौन सी शिकायतों के हम शिकार हो गए, जितना दिल साफ रखा उतना ही गुनहगार हो गए। ना जाने कौन सी शिकायतों के हम शिकार हो गए, जितना दिल साफ रखा उतना ही गुनहगार हो गए। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, आपकी मंजिल तो आसमां है, रास्ता आपको खुद बनाना है। तो साथियों, आज हम भारत के प्रमुख युद्ध के बारे में पढ़ेंगे कि भारत के कौन कौन से प्रमुख युद्ध हैं। तो साथियों, पहला हम पढ़ेंगे दशराग्य का युद्ध। दशराग्य का युद्ध को दशराज के युद्ध के नाम से जाना जाता है, क्योंकि दस राजाओं का युद्ध है और ये रावी नदी जो परुशरी नदी के नाम से जाना जाता है, उस नदी के तट पर यह युद्ध हुआ। तो दशराग्य युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में पूछा जाए। दशराग्य युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराग्य वर्णन किया गया है। एक और क्या था? कबीला एवं उनका मित्र पक्ष था। कौन था? कबीला और उनका मित्र पक्ष समुदाय था। दूसरी ओर भारत नामक समुदाय के लोग थे। जो कबीले के राजा थे वो कौन थे? राजा सुदास थे। इस युद्ध में राजा सुदास ने क्या किया? 10 राजाओं को एक साथ हराया। यह ऋग्वेद के 7वें मंडल में लिखा हुआ है कि दशराग्य का युद्ध रावी नदी जो परुशरी नदी के नाम से जाना जाता, उस नदी के तट पर यह युद्ध हुआ। कौन सा? दशराग्य का युद्ध। पंजाब की जो रावी नदी है, जिसे हम परुशरी नदी के नाम से भी जानते हैं, राजा सुदास ने 10 राजाओं को एक साथ हराया। अब अगला युद्ध पढ़ेंगे हाइडेस्पिज या झेलम के युद्ध के नाम से जानते हैं। इसमें क्या हुआ? हाइडेस्पिज वितस्ता का युद्ध भी कहते हैं, जिसका झेलम नदी के नाम से जाना जाता। सिकंदर और राजा पोरस के मध्य हुआ। सिकंदर ने जब पश्चिमोत्तर मार्ग से भारत में आक्रमण किया तो जो राजा पोरस ने इनका कड़ा विरोध किया। राजा पोरस ने क्या किया? इनका कड़ा विरोध किया। इस युद्ध का जो वर्णन है 326 ईसा पूर्व में झेलम नदी के तट या झेलम की लड़ाई के नाम से जानते हैं। यह हाइडेस्पिज का युद्ध भी कहते हैं, यह वितस्ता नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये लड़ाई जो हुई, इसमें विजयी तो सिकंदर हुआ, लेकिन ये आभास हो गया कि ये जो राजा पोरस हैं बहादुर शासक थे, तो इन्होंने इनका विरोध किया। अब अगला सेल्यूकस से युद्ध। सेल्यूकस निकेटर कौन था? सिकंदर का ही थल सेनापति था और जल सेनापति कौन था? निराकस। तो दोनों लोगों को अपना राजपाट सौंप करके सिकंदर कहाँ चला जाता? बेबीलोन। वहीं उसकी मृत्यु हो जाती। तो अब सेल्यूकस से युद्ध में क्या हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच युद्ध हुआ। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया? इस युद्ध को जीता और सेल्यूकस निकेटर इसमें पराजित हुआ। तो युद्ध के शर्तों के अनुसार सेल्यूकस निकेटर ने क्या किया? काबुल, कंधार, हेरात और मकरात चंद्रगुप्त मौर्य को दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया? 500 हाथी भेंट किए। किसको? सेल्यूकस निकेटर को। जब सेल्यूकस निकेटर ने क्या किया? अपनी पुत्री जिसका नाम था हेलेना या कार्नेलिया, उसी से चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह कर दिया। अब अगला जो युद्ध पढ़ेंगे कलिंग युद्ध, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अशोक के 13वें अभिलेख में इसका वर्णन है। अशोक के पूछा जाए किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है, तो अशोक के 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष युद्ध होता। 8 वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व सम्राट अशोक जो थे कलिंग पर युद्ध करते हैं। कलिंग की राजधानी तोसली को अपने कब्जे अधिकार में ले लेते हैं। वहाँ भीषण नरसंहार को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। तो बौद्ध धर्म की शिक्षा उन्हें उपगुप्त से मिली और बौद्ध धर्म उनका व्यक्तिगत धर्म था। उन्होंने जनता से नहीं कहा कि बौद्ध धर्म अपना लो। और इन्होंने क्या किया कि जो अशोक सम्राट थे, इन्होंने कलिंग के राजा अनंतनाग को हरा दिया युद्ध में और वहीं से अपना शस्त्र छोड़ दिए, बौद्ध धर्म अपना लिए और अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। तो यह कलिंग युद्ध है। मौर्य साम्राज्य, मौर्य वंश पढ़ाया। उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, आपकी मंजिल तो आसमां है, रास्ता आपको खुद बनाना है।
जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो साथियों, हम प्रमुख युद्ध के बारे में पढ़ रहे थे, तो हम भारत के प्रमुख युद्धों के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से युद्ध हुए हैं। तो साथियों देखेंगे कि भारत में अरब आक्रमण कब हुआ, अरबों ने आक्रमण भारत पर कब किया। तो सबसे पहले 711 में अबैदुल्ला के नेतृत्व में एक अभियान भारत भेजा गया। कहाँ भेजा गया? भारत भेजा गया, किंतु पराजित हुआ, मारा गया। 711 ईस्वी में अरब आक्रमणकारी कब आए? 711 में अबैदुल्ला के नेतृत्व में एक अभियान भारत भेजा गया, जो कि असफल रहा और मारा गया। उसके बाद दूसरा जो नेतृत्व किया, बुदैल के नेतृत्व में दूसरा अभियान आया। किसके नेतृत्व में? बुदैल के नेतृत्व में दूसरा, ये भी असफल रहा। क्या रहा? असफल रहा। 712 ईस्वी में जो तीसरा अभियान हुआ, ये हुआ मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ। ये सफल अभियान था। क्या था? सफल। इसका नेतृत्व मोहम्मद बिन कासिम ने किया और मोहम्मद बिन कासिम ने इसका नेतृत्व किया। इसने क्या किया? मोहम्मद बिन कासिम ने जो सिंध के राजा दाहिर हैं उनको पराजित कर दिया। किसको पराजित किया? जो सिंध के राजा थे, कौन थे? राजा दाहिर। राजा दाहिर को पराजित किया और दाहिर मारा गया। दाहिर क्या हुआ? मारा गया 712 ईस्वी में। फिर उसके बाद क्या किया? अगले ही साल 713 ईस्वी में इसने मुल्तान को भी जीत लिया। मुल्तान को भी जीत कर कब्जा कर लिया। तो ये था भारत में अरब का आक्रमण। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे भारत में तुर्क आक्रमण। भारत में तुर्क आक्रमण में सुबुक्तगीन कब आता है? 977 ईस्वी से 997 ईस्वी के बीच सुबुक्तगीन का शासन रहता, वो शासक बन करके रहता। तो भारत में पहला अगर तुर्क आक्रमण पूछा जाए तो कौन था? सुबुक्तगीन। 977 ईस्वी में पहला जो तुर्क आक्रमण किया उस किसने किया? सुबुक्तगीन ने। किसने किया? सुबुक्तगीन। वो अरब आक्रमण था। सुबुक्तगीन ने 977 ईस्वी में जब शासक बना तो इसने क्या किया? पंजाब के शाही वंश के शासक जयपाल को पराजित कर दिया। पंजाब के शाही वंश के शासक जयपाल को क्या किया? पराजित कर दिया। किसने? सुबुक्तगीन ने पराजित किया। सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद, फिर सुबुक्तगीन की जब मृत्यु हो जाती है उसके बाद इसके दो पुत्र होते हैं। एक पहला पुत्र होता है अब्दुल कासिम महमूद गजनवी, जो कि महमूद गजनवी के नाम से शासक बनता। दूसरा पुत्र था इस्माइल। तो दोनों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। महमूद गजनवी और इस्माइल के बीच, जिसमें महमूद गजनवी जीत जाता है और वही शासक बनता है। कौन शासक बनता है? महमूद गजनवी की विजय हुई और ये शासक बन गया। तो महमूद गजनवी 998 से 1030 तक शासक रहा। ये किसका पुत्र था? सुबुक्तगीन का पुत्र था। कौन? महमूद गजनवी। तो महमूद गजनवी ने 998 ईस्वी में क्या किया? गद्दी पर बैठ गया। जब गद्दी पर बैठा तो इसने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए और जो 16वां आक्रमण है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो सोमनाथ मंदिर को लूटा था। तो महमूद गजनवी ने 1000 से 1027 तक भारत में कुल कितने बार आक्रमण किया? 17 बार आक्रमण किया। महमूद गजनवी ने 1000 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया, भारत के पेशावर के कुछ हिस्से को जीत लिया। 1000 ईस्वी में आक्रमण किया और पेशावर के कुछ हिस्से को जीत लिया। कौन? महमूद गजनवी। उसके बाद इसने क्या किया? महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में क्या किया? 16वां आक्रमण किया और सोमनाथ मंदिर को लूट लिया। तो सोमनाथ मंदिर की जो संपत्ति थी उसको लूट कर ले जाते समय महमूद गजनवी पर जाटों ने आक्रमण कर दिया। कुछ संपत्ति जाटों ने इनसे लूट लिया। फिर महमूद गजनवी क्या करता? 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध अपना आक्रमण करता है। किसके विरुद्ध? जाटों के विरुद्ध। फिर 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की मृत्यु हो जाती है। तो महमूद गजनवी के साथ कुछ इतिहासकार
भारत आते हैं, जैसे कि फिरदौसी आते हैं। फिरदौसी ने क्या लिखा? शाहनामा। पूछा जाता फिरदौसी की रचना कौन सी है, तो शाहनामा लिखे। अल-बरूनी आए थे, अल-बरूनी ने लिखा किताब उल हिंद। किताब उल हिंद किसने लिखा? अल-बरूनी ने। उसके बाद उतबी एक लेखक इतिहासकार था, उसने लिखा किताब उल यामिनी। किताब उल यामिनी किसने लिखा? उतबी ने लिखा। ये था अरब आक्रमण और तुर्क आक्रमणकारी। न जाने कौन सी शिकायतों के हम शिकार हो गए, जितना दिल साफ रखा उतने ही गुनहगार हो गए। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, आपकी मंजिल तो आसमां है, रास्ता आपको खुद बनाना है। संघर्ष में व्यक्ति अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस जिंदगी में जो हम चाहते हैं वो आसानी से नहीं मिलता, लेकिन ज़िंदगी का सच भी यही है कि हम भी वही चाहते जो आसान नहीं होता है। मैं कहता हूँ कि 6 महीने के लिए गायब हो जाओ, 6 महीने के लिए बंद कर लो अपने आप को कमरे में, दुनिया वालों को लगे कि मर गया, किसी को कोई अता पता न चले। 6 महीने खुद पर इतनी मेहनत करो, खुद को इतना समय दो कि दुनिया भर के लोग आपका समय लेने के लिए अपना समय लगाएं। ज़िंदगी में चाहे 10 बार फेल हो जाओ, चाहे 100 बार फेल हो जाओ, पर कसम खा लो कि आम आदमी बनकर नहीं जीना। कभी हारने का इरादा आए तो उन लोगों के बारे में सोच लेना जिन्होंने कहा था तुम्हारे बस का नहीं है। 20 से 25 की उम्र में तुम्हारे सपने तुम्हें सोने न दे तो समझो कि तुम जिंदा हो। इस उम्र में तुम चैन की नींद सो रहे हो तो पता नहीं क्यों जिंदा हो। तो साथियों, हम प्रमुख युद्ध के बारे में पढ़ रहे थे, तो हम बाबर के कुछ युद्ध के बारे में भी पढ़ लेंगे। पहले हम देखेंगे तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ। तो पृथ्वीराज चौहान वंश के शासक थे, ये विजयी हुए और विजयी होने के बाद इन्होंने क्या किया, मोहम्मद गौरी को छोड़ दिया निहस्था कि जाओ निहस्तों पर हम वार नहीं करते हैं। और फिर उसके बाद ऐसा ही करके मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने कई बार हराया युद्ध में, लेकिन हर बार माफ़ करते रहे। अगली बार क्या हुआ, तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में। तराइन के द्वितीय युद्ध में क्या हुआ कि मोहम्मद गौरी ने अचानक पृथ्वीराज चौहान के पर हमला कर दिया। तो पृथ्वीराज चौहान को सोचने का मौका नहीं मिला और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी विजयी हो गए। और हारा कौन? पृथ्वीराज चौहान। उसमें क्या किया, पृथ्वीराज चौहान की आंखें फोड़वा दी थी मोहम्मद गौरी ने। फिर उसके बाद इन्हीं पृथ्वीराज चौहान जी के एक कवि थे, लेखक थे, जो कि वीर रस के कवि के रूप में जाने जाते हैं, चंद बरदाई। उन्होंने लिखा 8 हाथ 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान मत चूको चौहान। और सप्तवेदी बाण चलाते हैं और मोहम्मद गौरी भी ऊपर से नीचे आ जाता है। फिर उसके बाद इनकी भी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे थे हमारे वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान जी। पृथ्वीराज चौहान क्या थे, जो जयचंद की पुत्री संयोगिता थे, उन्हीं से इनका विवाह हो गया था। वो संयोगिता को भरे दरबार से उठा लाते हैं तो जयचंद भी मोहम्मद गौरी के साथ मिल जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जब चंदावर का युद्ध 1194 में चंदावर का युद्ध होता है, तो उसमें क्या होता है, मोहम्मद गौरी जयचंद को भी पराजित कर देता है। मोहम्मद गौरी क्या करता है, जयचंद को भी पराजित कर देता है। और उसके बाद अब देखेंगे हम बाबर के युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत के प्रथम युद्ध में क्या हुआ, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ और युद्ध स्थल पे ही इब्राहिम लोदी मारा जाता है। पानीपत के प्रथम युद्ध में भारत में मुगल वंश की नींव रख दी। भारत में क्या हुआ, पानीपत के प्रथम युद्ध से ही क्या हुआ कि इसमें मुगल वंश की नींव रख दी। किसने? बाबर ने। बाबर ने पहले ही पानीपत के प्रथम युद्ध में ही तोप का प्रयोग किया और जो सेना सजाने की उस्मानी विधि, जैसे धनुष के आकार में सेना सजा देते हैं और जो सामने वाली सेना होती है वो लड़ते रहती है युद्ध, बाकी बगल की सेना जो है चारों तरफ से घेराबंदी कर लेती है। उसके बाद इब्राहिम लोदी मारा गया। तुगलमा पद्धति के युद्ध किया, किसमें? युद्ध में। और तोपों को जो सजाने की विधि है उस्मानी विधि। और इसके दो तोप खाने चलाने वाले थे,
नेतृत्व कौन कर रहे थे? उस्ताद अली एवं मुस्तफ़ा नाम के 2 तुर्की अधिकारी थे, उन्होंने तोपों का नेतृत्व किया। तब जब तोपें हैं, तोप चल रही है इधर से उधर से, हाथी घोड़ा की सेना आ रही है, तो जब गोला दगे तो उल्टा हाथी घोड़े भाग करके उसी की सेना को नुकसान पहुंचाना स्टार्ट कर दे। किसकी? इब्राहिम लोदी की। जबकि इब्राहिम लोदी की सेना बड़ी थी, फिर भी युद्ध में बाबर की विजय हुई, क्योंकि ये युद्ध टेक्निकल से लड़ा गया था। और इसमें क्या किया? युद्ध जीतने के बाद बाबर ने जनता जो थी वहाँ की, वहाँ जनता में चांदी के सिक्के बंटवाए। बाबर ने क्या किया? जनता में चांदी के सिक्के बंटवाए, इसलिए जनता ने भी इन्हें बाबर को क्या कहा? कलंदर। कलंदर की उपाधि दी, यानी दानी। कलंदर मतलब दानी, चांदी के सिक्के बंटवाए थे इसलिए। अब उसके बाद अगला युद्ध आएगा, बाबर ने ही लड़ा खानवा का युद्ध। खानवा 16 मार्च 1527 को 16 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ। अब पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर को निमंत्रण भी किसने दिया था? जो खानवा के शासक थे राणा सांगा, और इन्हीं के चाचा वगैरह थे, परिवार के ही लोगों ने बाबर को निमंत्रण दिया कि आओ आप युद्ध करो। उसके बाद बाबर अब अस्थायी रूप से रहना चाहता था यहाँ। ये लोग चाहते थे कि युद्ध करो और धन संपत्ति लो, चले जाओ। इब्राहिम लोदी को हरा करके शासक राणा सांगा बनने चाहते थे, लेकिन हुआ कि बाबर ने अस्थायी रूप से रहने के लिए सोच लिया। अब पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद जब वह भारत में अस्थायी रूप से रहेगा तो राणा सांगा ने इसका विरोध किया। जब राणा सांगा ने विरोध किया तो अब क्या होगा? युद्ध होगा। तो बाबर ने क्या किया? अपने सैनिकों पर जो तगमा नाम का एक टैक्स लगता था, कौन सा टैक्स लगता था? तगमा नाम का टैक्स लगता था सैनिकों का, और तगमा टैक्स को समाप्त कर दिया। क्या किया? तगमा टैक्स को समाप्त कर दिया और जिहाद का नारा दिया। जिहाद शब्द का नारा दिया, जब धर्म का नारा दिया। और उसके बाद जब युद्ध जीता तो इसने गाजी की उपाधि धारण की। खानवा का युद्ध जीतने के बाद गाजी की उपाधि बाबर ने धारण की। और उसके बाद क्या हुआ कि जब गाजी की उपाधि धारण की और उसके बाद ये अस्थायी रूप से रहने लगा। कौन? बाबर, भारत में। उसके बाद अब अगला युद्ध होगा चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध हुआ 29 जनवरी 1528 को चंदेरी का युद्ध हुआ। ये चंदेरी मालवा और बुंदेलखंड की सीमा पर लगता है क्षेत्र। चंदेरी क्या है? मालवा और बुंदेलखंड की सीमा का क्षेत्र है। अब वहाँ पर क्या हुआ? एक महत्वपूर्ण ये व्यापारिक एवं राजनीतिक केंद्र भी है। व्यापारिक एवं राजनीतिक केंद्र है कौन? चंदेरी, जो कि मालवा एवं बुंदेलखंड की सीमा पर ही पड़ता है। अब इसने क्या किया कि जब यह युद्ध जीता, युद्ध जीतने के बाद मेदिनी राय से युद्ध हुआ तो मेदिनी राय को बाबर ने हरा दिया और मेदिनी राय की 2 पुत्रियों को अपने मतलब 2 पुत्रों को हुमायूं और कामरान को भेंट कर दिया। किसने? बाबर ने। बाबर जब युद्ध जीता तो मेदिनी राय की 2 पुत्रियों को बाबर ने अपने 2 पुत्र हुमायूं और कामरान को भेंट कर दिया। किस युद्ध जीतने के बाद? चंदेरी का युद्ध जीतने के बाद। अब अगला युद्ध बाबर ने फिर किया घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 को घाघरा का युद्ध होता है। और घाघरा का युद्ध कब होता है? जब बिहार और अफगान की संयुक्त सेना को बाबर ने हरा दिया। बाबर ने क्या किया? 6 मई 1529 को घाघरा के युद्ध में जो बाबर था उसने बिहार और अफगान की संयुक्त सेना का अकेले संहार किया। और इसमें जो अफगान है इनका पूर्णतः सफाया नहीं करता है और यही बचे अफगान हुमायूं के लिए समस्या बनते हैं। यही समस्या का कारण था कि हुमायूं का निर्वासन काल भी हुआ शेरशाह सूरी के समय में। तो ये बाबर द्वारा युद्ध लड़े। इसमें होता है कि बाबर आया, पानी पिया, खाना खाया, चंदा लिया और घर चला गया। तो पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध। बाबर आया, पानी पिया, खाना खाया, चंदा लिया और घर चला गया। तो साथियों ऐसे ही कर कौन कौन से युद्ध हुए हैं तो अगले युद्ध का हम देख लेंगे। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ हुमायूं और शेर खां के मध्य। शेर खां नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसने शेर का वध कर दिया, इस वजह से इसका नाम क्या पड़ गया? शेर खां नाम पड़ गया। तो हुमायूं और शेर खां के बीच कौन सा युद्ध हुआ? चौसा का युद्ध। इसमें क्या हुआ? शेर खां विजयी रहा। शेर खां क्या रहा? विजयी रहा और शेर शाह की उपाधि धारण की। चौसा का युद्ध जीतने के बाद शेर खां ने शेर शाह की उपाधि धारण की। अब इसमें क्या हुआ
कि हुमायूं की जो सेना थी, अनेकों सैनिक गंगा एवं कर्मनाशा नदी में डूबकर मर गए। मतलब उसमें क्या हुआ कि कूद गए सभी लोग नदियों में। और यहाँ की भौगोलिक स्थिति का पता नहीं था हुमायूं को, और शेर खां वहाँ का लोकल शासक था तो उसको सारी चीज़ की जानकारी थी। हुमायूं भी गंगा नदी में कूद गया। तो वहाँ क्या था, निजाम नाम का भिश्ती जो था नाव चलाने वाला, उसने हुमायूं को बचा लिया। और उसके बाद इसमें क्या हुआ कि चौसा का युद्ध जीतने के बाद शेर खां ने शेरशाह की उपाधि धारण की। उसके बाद क्या हुआ, अगला युद्ध बिलग्राम कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में। इसमें फिर क्या हुआ, शेरशाह सूरी ने हुमायूं को फिर हरा दिया दोबारा। और हराने के बाद क्या हुआ, दिल्ली और आगरा पर शेरशाह सूरी का चौसा के युद्ध में शेरशाह विजयी रहा। उसके बाद बिलग्राम कन्नौज के युद्ध में शेरशाह सूरी का आगरा एवं दिल्ली पर कब्जा हो गया। और शेरशाह सूरी ने कन्नौज बिलग्राम का युद्ध जीतने के बाद सुल्तान की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि धारण की, सुल्तान की उपाधि धारण की। उसके बाद अब आएगा पानीपत का दूसरी लड़ाई। 5 नवंबर 1556 को पानीपत की दूसरा युद्ध हुआ। तो इसमें क्या हुआ, अफगान जो बादशाह था आदिल शाह, तो आदिल शाह सूर का जो सेनापति था हेमू, सेनापति कौन था, हेमू, और मुगल शासक कौन था, अकबर, इनके बीच युद्ध हुआ। पहले तो हेमू जीत रहा था, लेकिन हुआ क्या कि एक तीर हेमू की आंख में लग जाता है और अकबर विजय होता है। और फिर उसके बाद अकबर विजय जब हो जाता है तो ये क्या करता है, दिल्ली तथा आगरा पर मुगलों का कब्जा हो जाता है, पुनः कब्जा हो जाता है, किसका, मुगलों का। उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे, अगला युद्ध है हल्दी घाटी। 18 जून 1576 को मात्र कुछ घंटे की लड़ाई है। और इसमें क्या था, अफगान सेना थी जो, वो भी महाराणा प्रताप का साथ दिया। वह धन्य देश की माटी है, वह धन्य देश की माटी है जिसमें भामाशाह जैसा लाल पला उस दानवीर की यश गाथा को मिटा सका क्या काल भला। तो दानवीर में जैसे कैड दानवीर गिने जाते हैं, वैसे यहाँ हल्दी घाटी के युद्ध में भामाशाह ने दान दिया था किसको, महाराणा प्रताप को दोबारा सेना खड़ी करने के लिए। तो ये थी हल्दी घाटी की लड़ाई। हल्दी घाटी के युद्ध में जो महाराणा प्रताप थे, इनकी सेना बहुत ही कम थी, बहुत कम सेना, यानी कि 1:4 का अनुपात रहा होगा सेना में। अकबर के अगर 4 सैनिक है तो महाराणा प्रताप के 1 सैनिक। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं कभी भी अधीनता मुगलों की स्वीकार नहीं करूंगा, कि मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लिए। इस वजह से महाराणा प्रताप को युद्ध लड़ना पड़ा। अब युद्ध लड़ेंगे तो उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। ये भी काफ़ी दिन कैसे घास की रोटियां खाएं, कैसे जीवन और परिवार को देख करके, चाहते तो अधीनता स्वीकार कर लेते, अच्छा पद मिल जाता, लेकिन अधीनता नहीं मानी। ये थे हमारे वीर योद्धा महाराणा प्रताप। इनका घोड़ा था चेतक, आगे नदियां थी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक घोड़ा उस पार। ईरानी मूल का घोड़ा था, उसका नीले कलर का चेतक नाम था। वो महाराणा प्रताप को लेकर के एक बरसाती नाले को क्रॉस करके और महाराणा प्रताप को बचा लेता है, और वहीं पर घोड़ा की मृत्यु हो जाती है। अंतिम समाधि वहीं पर भी घोड़े की बनी है। और इनका एक हाथी था महाराणा प्रताप का, राजप्रसाद नाम का, राम प्रसाद का। तो वो हाथी भी महाराणा प्रताप का बहुत प्रिय हाथी था। उसको अकबर के सेना ने चारों तरफ से हाथियों से घेर करके पकड़ लिए, लेकिन उसने भी एक दाना एक पानी नहीं पिया। 28 दिन केवल महाराणा प्रताप को याद करता रहा, और उसके बाद वो हाथी भी वीरगति को प्राप्त हो गया, लेकिन अधीनता नहीं स्वीकार की। ये था जज्बा महाराणा प्रताप के। सोचो कितना प्यार दिए होंगे उस जानवर को, कि उस जानवर में भी देशभक्ति कूट कूट के भरी थी। और महाराणा प्रताप के जो भाई थे, उन्होंने अकबर का साथ दिया था, उनको भी शर्म आई थी, बाद में अपने भाई से माफ़ी मांगे थे। क्योंकि कहते नहीं घर का भेदी, अगर घर का जब सब भेद बता दिए थे महाराणा प्रताप के भाई, इसकी महाराणा प्रताप कैसे कैसे छिपे हैं। और वहाँ पर काफ़ी लोगों ने महाराणा प्रताप का साथ भी दिया था। अफगान सेनाएं थी
तो शेरशाह सूरी के ही वंशज थे, उन्होंने साथ दिया था। तो इसमें हल्दी घाटी के युद्ध में कहते हैं जीत किसकी हुई, वास्तविकता में जीत किसी की नहीं हुई, क्योंकि महाराणा प्रताप ना पकड़े गए न युद्ध थे, लेकिन जीत किसकी दी कि अकबर महान की जीत हुई। तो ये थे हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को। युद्ध के बारे में हम पढ़ेंगे तो देख लेंगे करनाल का युद्ध कब हुआ। करनाल का युद्ध 1739 ईस्वी में जो नादिर शाह था, नादिर शाह एवं मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के मध्य करनाल का युद्ध हुआ। अब इसमें युद्ध का क्या कारण था कि मोहम्मद शाह के समय में ईरान का शासक था, कौन, ईरान का शासक था नादिर शाह। ये भारत पर आक्रमण किया और नादिर शाह पहले एक चरवाहा था, क्या था, पहले एक चरवाहा था, बाद में शासक बन गया, कौन, नादिर शाह। तो बाद में ये शासक बन जाता है। अब जब फारस का शासक ये बना तो 1736 ईस्वी में फारस का शासक बनने के बाद इसने 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण कर दिया। 1736 में तो शासक बनता है और 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण कर दिया जाता है। लेकिन इसे नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता, नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता। पूछा जाए नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता। नादिर शाह क्या हुआ कि 57 दिन लगभग दिल्ली पर रहा। इसने 70 करोड़ रुपए की संपत्ति लूटी, यानी 70 करोड़ की संपत्ति लूटी। और उसके बाद इसने क्या किया, जो शाहजहां द्वारा बनवाया गया तख्त एक ताउस जो मयूर सिंहासन कहते हैं उसको भी लूट लिया। उसमें जो कोहिनूर हीरा था उसको भी लूट करके ये फारस लेकर के चला गया, कौन, नादिर शाह। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला पहला अगर मुगल शासक जिसने बनवाया शाहजहां, अंतिम मुगल शासक कौन था, मोहम्मद शाह, जिसे मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से जानते हैं। तो अंतिम शासक कौन था, मोहम्मद शाह, किसमें, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला। अगला युद्ध पढ़ेंगे कर्नाटक युद्ध। कर्नाटक का पहला, दूसरा और तीसरा युद्ध के बारे में जान लेंगे कि कर्नाटक युद्ध क्यों हुआ, क्या कारण थे। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 1748 ईस्वी तक हुआ, जो ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार का प्रश्न था। इसमें अंग्रेज एवं फ्रांसीसी के जो थे, अंग्रेज एवं फ्रांसीसी 1748 ईस्वी में एक्सला शैपेल की संधि के साथ प्रथम युद्ध में विराम लगी। एक्सप्ला शैपेल की संधि, एक्सप्ला शैपेल की जो संधि हुई, अंग्रेज एवं कर्नाटक के नायक की पराजय हुई और उसके बाद फिर कर्नाटक का दूसरा युद्ध हुआ। कर्नाटक का दूसरा युद्ध हुआ 1748 से 1754 तक। अब दोनों कंपनियां, फ्रांसीसी कंपनी और अंग्रेजी कंपनी, भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करने लगी है, भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करने लगी। तो शासक तो कोई एक ही बनेगा। फिर उसके बाद 1755 में पांडिचेरी की संधि के साथ इसका भी समापन हुआ, कर्नाटक का दूसरा युद्ध। प्रथम युद्ध पूछा जाए कर्नाटक का किसके साथ, तो एक्सप्ला शैपेल की संधि के साथ विराम हुआ। कर्नाटक का दूसरा युद्ध किसके साथ विराम हुआ, तो ये जो पांडिचेरी की संधि थी, अंग्रेजों की स्थिति सुधरना शुरू हो गई ऐसी द्वितीय कर्नाटक युद्ध में। कर्नाटक का तीसरा युद्ध जो हुआ, इसमें अंग्रेजों की जीत हुई 1756 से 1763 तक। इसे यूरोप का सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से जानते हैं, यूरोप का सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से। 1763 में पेरिस की संधि के साथ इस सप्तवर्षीय युद्ध का समापन हुआ, अंग्रेजों की विजय हुई। प्लासी का युद्ध जो कि 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ। अब प्लासी का युद्ध क्यों जरूरी हो गया, क्योंकि सिराजुद्दौला को जब सत्ता मिली, 1756 में सत्ता मिली, तो बहुत लोगों के अंदर, इन्हीं के परिवार के लोगों के अंदर जलन की भावना हो गई। तो उसमें क्या हुआ कि जो मुख्य सेनापति बनाए, मीर जाफर को बनाए। अब मीर जाफर की गद्दारी की वजह से ये पूरा सत्ता इधर से उधर हो गई, अंग्रेजों के हाथ में चली गई। मीर जाफर की गद्दारी को दीवान बनाए रायदुल्ला को, मुख्य जो सैनिक अधिकारी थे यार लतीफ़। अब बंगाल का एक व्यापारी था जगत सेठ, इसने भी अंग्रेजों का साथ दिया। उसके बाद 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध भागीरथी नदी के तट पर हुआ, जो रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली छोटी सी अंग्रेजी सेना थी। रॉबर्ट क्लाइव की छोटी सी अंग्रेजी सेना थी नेतृत्व में, जो कि प्लासी के युद्ध में
सिराजुद्दौला को हरा दिया, क्योंकि इसका जो मुख्य सेनापति था उसने गद्दारी किया। कौन? मीर जाफर की गद्दारी की वजह से अंग्रेजों की विजय हुई। अब इसके बाद बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर का युद्ध 23 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध होता है। इसमें बंगाल का नवाब मीर कासिम को बनाया जाता है, अवध का नवाब होता है सुजाउद्दौला होता है, उसके बाद मुगल बादशाह होता है शाह आलम द्वितीय। तीनों की संयुक्त सेना होती। इधर ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सेना का नेतृत्व कर रहा था हेक्टर मुनरो कर रहा था। उसके बाद इसमें भी अंग्रेजों की विजय हुई। अंग्रेजों की विजय के बाद इलाहाबाद की संधि हुई। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अवध का नवाब सुजाउद्दौला, उसके बाद बंगाल का नवाब, सब लोगों से मिलकर के संधि की गई। तो अंग्रेजों ने इसमें 50 लाख रुपए मांगे, क्योंकि जीते थे, वो जो मांगेंगे करना पड़ेगा इनको। उसके बाद चुनार का अभेद किला ले लिए, एक कड़ा एक क्षेत्र पड़ता है उसको ले लिए। उसके बाद हुआ क्या, अवध की सुरक्षा के लिए अंग्रेज सेना रखेंगे अपने काम के लिए, और खर्च कौन उठाएगा? अवध का नवाब। तो ये इतना नुकसान हुआ भारतीयों का, जो कि उसमें अंग्रेज हावी हो गए। अब उसके बाद देखेंगे कि पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ। मराठे क्या हुए? मराठों का दिल्ली एवं पंजाब की राजनीति में हस्तक्षेप। मराठों का पंजाब एवं दिल्ली की राजनीति पे हस्तक्षेप पानीपत का तीसरा युद्ध का कारण था, जो 1761 में मराठे और अहमद शाह अब्दाली के बीच। तो अब्दाली की विजय होती है। इसमें सदाशिव, विश्वासराव तथा शमशेर बहादुर ये तीनों मारे जाते हैं। और इसका आंखों देखा वर्णन किसने किया? काशीराज पंडित ने किया। और शोक में 6 माह बाद बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो जाती है। बालाजी बाजीराव की मृत्यु 6 महीने बाद शोक के कारण हो जाती है। आंखों देखा वर्णन काशीराज पंडित जी ने किया और ये कहा कि कोई भी ऐसा परिवार नहीं होगा जो शोक न मनाया हो इस युद्ध में। किसमें? पानीपत के तीसरे युद्ध में, जो 1761 ईस्वी में हुआ। तो ये युद्ध थे। और जो भी मैसूर युद्ध कब कब हुआ? तो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ है 1767 से 69 तक हुआ अगला मैसूर युद्ध। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है 1767 से 69 तक अंग्रेजों एवं हैदर अली एवं अंग्रेजों के मध्य हुआ, जिसमें कि हैदर अली जीत जाता है और मद्रास की संधि होती है। कौन सी संधि होती है? मद्रास की संधि होती है 1769 ईस्वी में। इसमें हैदर अली की विजय होती है। द्वितीय जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1780 से 84 के बीच में हुआ। इसमें क्या होता है कि अंग्रेजों द्वारा जो फ्रांसीसी बंदरगाह माही है उस पर कब्जा कर लिया जाता है। जब अंग्रेज कब्जा कर लेते हैं तो हैदर अली के बीच में युद्ध होता है। और 1782 ईस्वी में हैदर अली की नेचुरल डेथ हो जाती है, मतलब अचानक मृत्यु हो जाती है। किसकी? हैदर अली की। और इसका जो लड़का है टीपू सुल्तान, वो युद्ध को संभाल लेता है। और फिर 4 साल मतलब 84 तक, 80 से शुरू हुआ था 84 में, 1784 में क्या हुआ? मंगलौर की संधि हुई 1784 ईस्वी में। और दोनों अपने अपने विजय क्षेत्र बांट लिए। आप अपना हिस्सा ले लो, हम अपना हिस्सा ले लेंगे। किसकी संधि के साथ? मंगलौर की संधि। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1790 से 92। टीपू सुल्तान ने क्या किया? त्रावणकोर पर आक्रमण किया। त्रावणकोर किसके हिस्से का था? अंग्रेज, मतलब BEIC ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या हुआ? उकसाना ही तो हुआ त्रावणकोर पर आक्रमण। ये श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई 1799 में। उसके बाद क्या होता है? टीपू सुल्तान एक खत लिखता है फ्रांसीसियों को कि आपसे हम मदद चाहते हैं। तो ये जो चिट्ठी लिखता है वो मस्कट में पकड़ी जाती है, अंग्रेजों के हाथ लग जाती है। अंग्रेजों ने कहा कि टीपू सुल्तान की हत्या करना है। तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में इनका टारगेट ही था टीपू सुल्तान की हत्या करना। और ये सहायक संधि ने स्वीकार किए, इस वजह से टीपू सुल्तान की हत्या अंग्रेजों ने कर दी। अब अगला युद्ध देखेंगे, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782। 1775 से 1782 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठों के बीच, देखो पेशवा जो थे रघुनाथ राव थे। पेशवा कौन थे? रघुनाथ राव राघोबा।
और उसके बाद इनके कारण को देखते हुए वॉरेन हेस्टिंग ने मराठों के साथ संघर्ष में आ गए। फिर उसके बाद इनका जो मराठों के साथ छोड़ करके बाद में अंग्रेजों ने क्या किया, राघोबा के जो कारण का त्याग कर दिया और सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर कर दिए, जो कि 1782 ईस्वी में हस्ताक्षर हुए। फिर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध क्यों हुआ, 1803 से 1805 तक हुआ। इसमें क्या था, पेशवा बाजीराव द्वितीय जो ने 11 दिसंबर 1802 को क्या किए, बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किए। बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किए। ये किसके साथ, अंग्रेजों के साथ मिलना चाहते थे सहायक गठबंधन में। कौन, मराठा। मराठा में कौन, बाजीराव द्वितीय। तो ये अब इसके बाद तीसरी संधि पढ़ लेंगे। कौन सी तीसरी संधि, जो कि आंग्ल मैसूर मराठा युद्ध हुआ। मैसूर पढ़ चुके, आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, फिर तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध पढ़ेंगे। साथियों, हम अब पढ़ेंगे तीसरा मराठा युद्ध, जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 तक पेशवा जो बाजीराव द्वितीय को खड़गी में अंग्रेजों ने हरा दिया और उसके बाद क्या किया, पूना की संधि पर जबरदस्ती हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किए और 1818 में पेशवा बाजीराव द्वितीय ने आत्मसमर्पण किया। अंग्रेजों ने क्या किया, पेशवा पद को ही समाप्त कर दिया। उसके बाद भारत चीन युद्ध 1962 में चीन द्वारा क्या किया गया, 20 अक्टूबर 1962 को युद्ध का घोषणा कर दी। अप्रत्याशित रूप से भारत पर हमला किया। भारत पर क्या किया, हमला किया। अब जब ये हमला कर दिया चाइना ने, तो चीन पीपुल्स रिवोल्यूशन आर्मी ने क्या किया, लद्दाख में जो मैकमोहन रेखा है भारत चीन के बीच रेखा खींची, इसके आगे बढ़ करके भारत पर आक्रमण किया। किसने, चाइना ने। तो चीन द्वारा युद्ध विराम 21 नवंबर 1962 को युद्ध विराम, जो अक्साई चीन में लगभग 14,700 वर्ग मील क्षेत्र था, जिसे लगभग 38,000 किलोमीटर के समथिंग है। ये क्षेत्र पर अवैध नियंत्रण बरकरार रखा किसने, चीन ने। दोनों देशों के बीच यही विवाद का कारण है, भारत और चीन के बीच। फिर उसके बाद भारत पाकिस्तान युद्ध, भारत पाक युद्ध 1965 को हुआ। अप्रैल 1965 से सितंबर 1965 मात्र 17 दिन की वास्तविक लड़ाई हुई है। उसके बाद लड़ाई क्यों हुई, क्योंकि पाकिस्तान मान नहीं रहा था जबरदस्ती अवैध कब्जा के रूप में LOC। अब देखो क्या करना है। फिर उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री ने सेना को आदेश दिया। सेना काफ़ी दूर तक कराची तक कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद लाहौर तक इनके पहुंच गए। लेकिन हुआ क्या कि जो ताशकंद समझौता हुआ 10 जनवरी 1966 को, 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री की वहीं मृत्यु हो गई। उसका कारण आज तक नहीं पता हुआ, क्योंकि RTI लागू हुआ, उसके द्वारा भी जानने की कोशिश किया गया। तो कहा कि हमारे दोनों देशों के बीच विवाद का कारण बना रहेगा या समझौता नहीं हो सकता है। इस वजह से किसी ने दिखाया नहीं कि क्यों हुआ। अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती, पोस्टमार्टम हुआ होता, तो उसका कारण क्लियर पता लगता। इसमें क्या हुआ, प्रधानमंत्री अपने यहाँ के लाल बहादुर शास्त्री थे। देश के सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री, आज तक इनके जैसा ईमानदार प्रधानमंत्री ना हुआ है, ना भविष्य में कभी होगा। लाल बहादुर शास्त्री की कहानी ही कुछ अलग है। 1 रुपया देश का बर्बाद ना हो, ऐसे प्रधानमंत्री थे। फटे पुराने कपड़े पहनते थे, क्योंकि इनका कहना था कि देश आज भी गरीब जनता, 80% जनता ऐसे ही फटे पुराने कपड़े पहनती है। उनका पेट जब भरा होगा, अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, तब प्रधानमंत्री का हक होगा अच्छा खाने और अच्छा पहनने का। लेकिन आज के राजनेताओं की तो बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, दुनिया जान ही रही। पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच समझौता हुआ। समझौता किसने किया, सोवियत संघ के जो प्रधानमंत्री थे अलेक्सी कोसियन ने समझौते की मध्यस्थता की। हम लोगों ने उनकी बात रखी, क्योंकि जो USSR है, सोवियत संघ, उन्होंने हमारी मदद भी हमेशा की है। इस वजह से इनकी बात रख करके लाल बहादुर शास्त्री जो हिस्सा नहीं देना चाहते थे, वो भी हस्ताक्षर करने पर मजबूर हो गए। अब क्या कारण था, ये रिपोर्ट आती तो उसके बाद पता लगता। अब उसके बाद भारत पाक युद्ध 1971 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच
युद्ध हुआ जिसके कारण बांग्लादेश का जन्म हुआ। और उसके बाद 26 जुलाई 1999 में कारगिल युद्ध हुआ। कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है 26 जुलाई को, कारगिल विजय दिवस। जो वहाँ की वायुसेना थी, वायुसेना ने सफ़ेद सागर नाम से ऑपरेशन चलाया और हमारे 527 जवान शहीद हुए थे इसमें, और काफ़ी लोगों को परमवीर चक्र भी मिला। तो ऐसे जाबाज जवान थे। LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, उस पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा करके वहाँ पर बैठा दिया अपनी सेना को, लेकिन हमारी जो भारतीय सेना है वो उस मुकाम को हासिल किया और पाकिस्तान को खदेड़ करके पीछे भेज दिया। यही हमारा कारगिल दिवस है। इसमें योगेंद्र सिंह थे, मनोज पांडे थे और सौरभ कालिया की जो टीम गई थी उनको पाकिस्तान ने क्या किया, अपने अंडर में पकड़ के रख लिए और उनकी आंखें फोड़ दी, ऐसे शरीर को छत बिछत कर दिए। उस वजह से हमारी भारतीय सेना गुस्से में हो करके और उस मुकाम को हासिल किया जो कारगिल का ऊंचाई थी, वहाँ पर पाकिस्तानी सेना बैठी थी, उसको भी खदेड़ दिए हमारे भारतीय जवान। तो जय हिंद साथियों, आगे अपने संघर्ष को जारी रखना, मेहनत लगातार करना, अच्छे से पढ़ाई करना, ताकि समाज भी बदले, शिक्षा भी बदले, क्योंकि अंबेडकर जी ने यही कहा था, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा।